Dear students, we are now going to start chapter 4 from the diary of Anne Frank. ये चैप्टर एक एक्सट्रैक्ट है एक बुक का जिसका टाइटल है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये एन फ्रैंक की डायरी थी जो पब्लिश हुई थी कई लैंग्वेजेस में। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल रीड समथिंग अबाउट एन फ्रैंक। एन फ्रैंक was born on 12th जून 1929। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और उसकी डेथ मार्च 1945 में हो गई थी। बहुत ही कम एज में उसकी डेथ हो गई थी। एन फ्रैंक एक जर्मन बोर्न ज्यूइश गर्ल थी जिसने अपनी डायरी लिखी थी जब वो अपनी फैमिली के साथ और 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टरडैम में छिपी हुई थी जब नाजीज़ ने जर्मनी पे कंट्रोल कर लिया था, जर्मनी को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। एन फ्रैंक एक ज्यूइश गर्ल थी। ज्यूइश ओरिजिन के जो लोग थे उन पे परसिक्यूशन चल रहा था उस टाइम पे, उनका उत्पीड़न किया जाता था, उन पे अत्याचार किए जाते थे। तो जैसे ही ज्यूइश लोगों पे अत्याचार इंक्रीज़ हुए बढ़े, उनकी फैमिली जुलाई 1942 में छिपने के लिए चली गई। कहाँ पर छिपी थी उनकी फैमिली? उसके फादर जहाँ पर काम करते थे उस ऑफिस की बिल्डिंग में वो लोग छुपे हुए थे। 2 साल तक वो वहीं पर छिपे रहे। लेकिन 2 साल के बाद क्या हुआ, उनके पूरे ग्रुप को, जो वो लोग वहाँ पर छुपे हुए थे, उन सभी को कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया। कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता था, लोगों को बहुत ज़्यादा अत्याचार सहने पड़ते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। उनके पूरे ग्रुप को कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया जहाँ पर एन फ्रैंक की डेथ हो गई। एन फ्रैंक्स फादर ओटो फ्रैंक वाज द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। जितने भी लोग वहाँ छिपे हुए थे उस ग्रुप में से केवल एन फ्रैंक के फादर ही जीवित बचे थे, बाकी सबकी डेथ हो चुकी थी। एन फ्रैंक के फादर वहाँ से वापस एम्स्टरडैम आए। उन्होंने एन फ्रैंक की डायरी को पब्लिश कराने का डिसीजन लिया। एन फ्रैंक की डायरी ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन उसको बाद में कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एन फ्रैंक कहती है कि डायरी लिखना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए। नॉट बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि मैं ये अच्छे से जानती थी कि कुछ सालों के बाद ना ही मैं और ना ही कोई और 13 साल की किसी स्कूल की बच्ची की बातों में कोई भी इंटरेस्ट लेगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर। खैर, ये सब मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मेरा लिखने का मन है और उससे भी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं अपने मन की सारी बातें किसी से कह के और अपना दिल हल्का कर लूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। पेपर आपकी बात ध्यान से सुनता है। आप जो भी पेपर पे लिखते हो वो आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता है और वो आपके सीक्रेट्स जाके किसी को बताता भी नहीं है। इसीलिए एन फ्रैंक सोचती है कि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless। ये ख्याल मेरे माइंड में तब आया जब मैं अपने घर पे थोड़ी डिप्रेस्ड बैठी हुई थी, अपनी चिन को अपनी हाथों में लिए बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे घर पर ही रुकना चाहिए या बाहर चले जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। मैं फाइनली वहीं पर रुक गई जहाँ पर बैठकर मैं ये सब कुछ सोच रही थी। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, वाकई पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ पैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference।
और मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं अपनी इस डायरी को किसी को भी पढ़ने दूंगी जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड, कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। इससे वैसे भी शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मैं वापस पॉइंट पर आती हूँ कि क्या रीज़न था मेरे डायरी लिखने के पीछे। सबसे पहली बात तो आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। मैं अपनी बात को और ज़्यादा क्लियर तरीके से कहना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची का इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे लविंग पेरेंट्स हैं और एक 16 साल की बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरी एक फैमिली है, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। बहुत प्यार करने वाली आंटीज़ हैं मेरी, और एक बहुत ही अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। दूर से देखने में लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन केवल उस एक सच्चे मित्र के मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, केवल यही सोचती हूँ कि मैं इस टाइम को पूरा एंजॉय करूँ, एक अच्छा टाइम स्पेंड करूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ में कोई भी सीरियस बात, अपना कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं कर पाती हूँ। केवल ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स के बारे में ही बात कर पाती हूँ, रोज़ में होने वाली चीज़ों के बारे में ही बात कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज़र। ऐसा नहीं लगता कि मैं उन फ्रेंड्स के ज़्यादा क्लोज हो सकती हूँ। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है कि मेरी ही गलती हो कि हम एक दूसरे पर इतना विश्वास नहीं कर पाते हैं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। बात कोई भी हो, लेकिन सच्चाई यही है, और दुर्भाग्य से ये सब कुछ चेंज भी नहीं हो सकता है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। मेरी इमेजिनेशन में मेरे इस फ्रेंड की इमेज इम्प्रूव हो, इस फ्रेंड की और ज़्यादा इज़्ज़त बढ़े, इसीलिए मैं इस डायरी में वैसे नहीं लिखना चाहती हूँ जैसे अधिकतर लोग लिखते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये मेरी डायरी मेरी फ्रेंड बने, और मैं अपने इस फ्रेंड को किटी नाम देने वाली हूँ। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. क्योंकि कोई भी किटी में लिखा हुआ मेरा एक भी वर्ड समझ नहीं पाएगा अगर मैं डायरेक्टली स्टोरीज़ बनाना शुरू कर दूँगी तो। इसलिए बेटर होगा कि मैं अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच दूँ। हालांकि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये देना होगा अपने रीडर्स के लिए। My father, the most adorable father I have ever seen, did not marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे पिता जो कि सबसे ज़्यादा एडोरेबल हैं, उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए और मदर 25 की नहीं हो गई तब तक। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हुआ 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिता हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरी मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक भी उनके साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर।
जबकि मैं और मार्गोट हम दोनों को आचेन भेज दिया गया हमारी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और मैं फेब में मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में हॉलैंड चली गई। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने अपनी पढ़ाई मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में स्टार्ट की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैं वहाँ पर 6 साल की एज तक रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जिस टाइम मैं फर्स्ट क्लास में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कपेरस द हेड मिस्ट्रेस। 6th क्लास में मेरी टीचर मिसिस कपेरस थी जो कि हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब ईयर एंड हुआ, जब मेरी वो क्लास फिनिश हुई, तो हम दोनों ही बहुत रोए थे क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे से विदा लेते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। 1941 के समर सीजन में, गर्मियों में, ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब हो गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसीलिए मेरा बर्थडे जो कि जून में आता था उस पर हम ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन नहीं कर पाए। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा की डेथ हो गई जनवरी 1942 में। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना ज़्यादा याद करती हूँ और उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. ये वाला बर्थडे जो 1942 में आया था, इस पर पिछले बर्थडे की सेलिब्रेशन की कमी भी पूरी कर दी गई। बाकी कैंडल्स के साथ साथ ग्रैंडमा के नाम की भी कैंडल हमने जलाई थी। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों अभी भी अच्छे से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और इसी के साथ मैं आती हूँ प्रेजेंट डेट 20 जून 1942 पर। इस चैप्टर में एन फ्रैंक की 20 जून 1942 वाली डायरी एंट्री के बारे में बताया गया है। एन फ्रैंक लिखती है डायरी में, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज़ क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी की पूरी क्लास जो है वो काँप रही है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। पूरी की पूरी क्लास जो इतनी नर्वस है उसका रीज़न है आने वाली मीटिंग। टीचर्स की एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें टीचर्स ये डिसाइड करते कि कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन सा बच्चा पुरानी ही क्लास में रह जाएगा। इसी वजह से सभी बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस थे और इसी वजह से वो क्वेक कर रहे थे, शेक हो रहे थे, काँप रहे थे थोड़ा थोड़ा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स। आधी क्लास तो मतलब क्लास के आधे स्टूडेंट्स तो शर्तें लगा रहे थे इसी बात पे कि कौन बच्चा आगे जाएगा और कौन पीछे ही रह जाएगा। GN एंड आई laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. GN और मैं। एन फ्रैंक कहती है, मैं और मेरी फ्रेंड GN हम दोनों बहुत ही पागलों की तरह हंस रहे थे, हंस हंस के पागल हुए जा रहे थे क्योंकि हमारे पीछे जो 2 लड़के बैठे थे CN और जैक्यूज़, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी हॉलीडे सेविंग्स, छुट्टियों में उन्होंने जितने भी पैसे बचाए थे वो सारे के सारे बेट पे लगा दिए थे, शर्त में लगा दिए थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से लेके शाम तक बस यही चलता रहता था कि तुम पास हो जाओगे मैं रह जाऊँगा, तुम पास हो जाओगे मैं फ़ेल हो जाऊँगा। ऐसी ही बातें सुबह से शाम तक बच्चों के बीच में होती रहती थी। इवन G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. G की रिक्वेस्ट और मेरे गुस्से से भी वो लोग शांत नहीं होते थे, वो चुप नहीं होते थे, पूरा दिन यही करते रहते थे। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. आगे एन फ्रैंक कहती हैं कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो लगभग 1/4 क्लास यानी कि क्लास के 1/4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पीछे वाली क्लास में ही रखना चाहिए, पुरानी क्लास में ही रखना चाहिए। लेकिन टीचर्स का कोई भरोसा नहीं है, वो किसको पास कर दें और किसे फ़ेल कर दें
कुछ नहीं कहा जा सकता। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसको समझा ना जा सके कि वो आगे क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। मुझे अपनी फ्रेंड्स और अपने बारे में कोई परवाह नहीं थी, हम लोग तो पास हो ही जाते। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। केवल एक सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी वो था मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। खैर हम लोग वेट करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नोट टू लूज़ हार्ट। तब तक हम एक दूसरे को यही कहते रहते हैं कि हिम्मत ना हारें, सब कुछ अच्छा होगा। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. मेरे रिलेशंस मेरे सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छे थे। मेरे टोटल 9 टीचर्स हैं, 7 men हैं एंड 2 women हैं। Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. मिस्टर कीसिंग जो कि मेरे मैथ्स के टीचर हैं, वो थोड़े से पुराने ख्यालों के हैं। वो हमेशा ही मुझसे अनॉयड रहते हैं, मुझसे नाराज़ रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे बहुत सारी वार्निंग्स दी बात ना करने के लिए, लेकिन जब मैं उन वार्निंग्स से नहीं मानी तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। होमवर्क में क्या दिया? एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। उन्होंने होमवर्क में एक ऐसे दिया लिखने के लिए जिसका टाइटल था ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, जिसको चुप करना बहुत मुश्किल होता है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? एन फ्रैंक ने मन में सोचा कि एक चैटर बॉक्स, इसके बारे में कोई क्या लिख सकता है। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। मैंने सोचा, यानी कि एन फ्रैंक ने सोचा कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। मैंने टाइटल अपनी नोटबुक में लिखा और नोटबुक को बैग में रखा और चुप बैठने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। उस शाम जब मैंने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लिया था तो मेरे माइंड में आया कि मुझे एक ऐसे भी तो लिखना था जो एक्स्ट्रा होमवर्क मिला था। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैं उसके सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी अपने फाउंटेन पेन की टिप को च्यू करते हुए। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अगर मेरी जगह कोई और स्टूडेंट होता तो बड़े बड़े वर्ड्स लिख के ज़्यादा ज़्यादा स्पेस छोड़ के, वर्ड्स के बीच में ज़्यादा स्पेस छोड़ के पेजेस भर के होमवर्क करके ले जाता। लेकिन मेरी ट्रिक क्या थी, मैंने क्या सोचा था कि मैं ऐसे में ऐसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखूँगी, ऐसी लॉजिकल बातें लिखूँगी ताकि ये प्रूव हो जाए कि टॉकिंग कितनी ज़्यादा नेसेसरी है। टॉकिंग की इम्पोर्टेंस मैं प्रूव करना चाहती थी अपने ऐसे के ज़रिए। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने बहुत सोचा और फिर सडनली मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेजेस का ऐसे लिख दिया जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे दिया था और मैं अपने ऐसे से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट and that I would do my best to keep it under control. मैंने ऐसे में लिखा कि टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट्स का ट्रेट है, स्टूडेंट्स की एक क्वालिटी होती है टॉकिंग। और ये भी लिखा कि मैं अपनी टॉकिंग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। लेकिन मैं कभी भी अपनी ये हैबिट दूर नहीं कर पाऊँगी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। क्योंकि मेरी मदर भी मेरे जितनी ही बातें किया करती थी, मुझसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम मेरे जितनी तो करती ही थी। और ये क्वालिटी मुझे मेरी मदर से मिली है। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और यही कारण है कि मेरी टॉकिंग कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती है, मेरी टॉकिंग करने की हैबिट कभी भी छुड़वाई नहीं जा सकती है, क्योंकि ये मेरा इनहेरिटेड ट्रेट है। इनहेरिटेड ट्रेट मतलब ऐसे गुण जो पेरेंट्स से या फैमिली से मिलते हैं, तो उन गुणों को कोई भी दूर नहीं कर सकता है। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर कीसिंग मेरे ऐसे में मेरे आर्ग्यूमेंट्स पढ़कर खूब हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। लेकिन जब मैंने दूसरे लेसन के दौरान बात करने की कोशिश की
तो उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार ये ऐसे किस टॉपिक पे था? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स मतलब एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसे सुधारा ना जा सके। आई हैंडेड इट इन, मैंने ये भी लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और मिस्टर कीसिंग ने लगभग 2 लेसन्स तक कोई कंप्लेन नहीं की, उन्हें मेरी बातों से कोई शिकायत नहीं थी 2 लेसन्स तक। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। लेकिन 3rd लेसन में उनका पूरा पेशेंस ख़त्म हो चुका था। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। 3rd लेसन में जब एन फ्रैंक ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, एन फ्रैंक, क्लास में टॉकिंग के लिए पनिशमेंट के रूप में तुम्हें एक ऐसे लिखना होगा जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये एन फ्रैंक को मिलने वाला 3rd ऐसे था। फर्स्ट ऐसे वाज ऑन द टॉपिक अ चैटरबॉक्स, सेकेंड ऐसे वाज ऑन द टॉपिक एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स एंड 3rd ऐसे ऑन द टॉपिक क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। टोटल 3 ऐसेज मिले थे एन फ्रैंक को। द क्लास रोड, पूरी क्लास हंसने लगी। बहुत अजीब सा टाइटल था, ये टाइटल सुन के सभी हंसने लगे। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ रही थी। एन फ्रैंक कहती है कि मुझे भी हंसी आ रही थी। तो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। हालांकि मैं जितनी भी बातें लिख सकती थी चैटर बॉक्सेस टॉपिक पर, उतनी सब मैं लिख चुकी थी। अब कुछ भी नया सोच पाने की कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। अब की बार कुछ और लिखना था मुझे, समथिंग ओरिजिनल, कुछ बहुत ही ओरिजिनल जो पहले कभी नहीं लिखा था। माई फ्रेंड सैने, who was good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. मेरी एक फ्रेंड थी सैने जो पोइट्री में बहुत अच्छी थी। उसने मेरी हेल्प करने का ऑफ़र दिया मुझे। उसने कहा कि वो मुझे पूरा का पूरा ऐसे वर्सेस में लिखवाएगी और मैं खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग was try to play a trick on me with this ridiculous subject but I would make sure the joke was on him. मिस्टर कीसिंग मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे इतना अजीब सा सब्जेक्ट देकर, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि ये जोक उल्टा उन पे ही पड़ जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम कंप्लीट की एंड इट वॉज़ ब्यूटीफुल, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पोएम थी। इट वॉज़ अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। ये पोएम एक मदर डक के बारे में थी और फादर स्वैन के बारे में थी, विद 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको फादर ने काट के मार दिया, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत शोर मचाते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। लकीली, खुशकिस्मती से, मिस्टर कीसिंग ने उस जोक को सही तरह से समझा। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। उन्होंने वो पोएम पूरी क्लास को पढ़ के सुनाई, उन्होंने उसमें अपने कमेंट्स भी ऐड किए और उन्होंने ये पोएम दूसरी क्लासेस को भी पढ़ के सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तब से मुझे क्लास में बात करने की परमिशन मिल गई और बात करने की पनिशमेंट के तौर पे एक्स्ट्रा होमवर्क मिलना भी बंद हो गया। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर कीसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कीसिंग भी आजकल लोगों से मजाक करते रहते हैं। दैट्स इट स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ ओवर नाउ।